नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक। सरकार ने कहा, अगर हरियाणा और पंजाब के किसान करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती, तो सरकार इन 4 फसलों को अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम में से एमएसपी पर खरीदने को देगी गारंटी। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, किसान सम्मान निधि और सब्सिडी मिला ली जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा दिया जाता है। एमएसपी पर कहा, 22 चीजों पर पहले से ही लागू है एमएसपी। किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोक दल से नहीं बल्कि चल रहा है पंजाब से। मध्य प्रदेश सरकार 20 फरवरी से शुरू करेगी चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया। रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च तक जारी रहेगी पंजीयन की कार्यवाही। किसानों से की पंजीयन निर्धारित समय अवधि में करा लेने की अपील। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 229.95 करोड़ से अधिक रुपए किए गए जारी। स्वस्थ धरा खेत हरा की थीम पर आधारित इस योजना से किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने में मिल रही है मदद। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं, तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वार्ता नए विचारों और नई सोच के साथ दोनों पक्षों में हुई। उन्होंने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें लगभग सहमति से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इनोवेटिव कुछ सुझाव दिए गए, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा और हरियाणा के किसानों का भी फायदा होगा। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों और सरकार की जो बात हुई है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। किसानों की और गवर्नमेंट की बात हुई है तो हम आउटराइटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा, जो भी किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में कामयाब रहें। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है। 22 चीजों पर एमएसपी पहले से ही लागू है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि और सब्सिडी मिला ली जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसमें दिया जाता है। किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है और
जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। मोदी जी की जो सरकार है, किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं है। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है। देश में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों की एमएसपी की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 फरवरी से चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंपाना ने चना, मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान भाइयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि में जरूर कर लें। उन्होंने बताया कि रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में ई उपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इस विपणन वर्ष में चने की खरीद राज्य के सभी जिलों में करेगी, जबकि मसूर की खरीद राज्य के 37 जिलों में तथा सरसों की खरीद राज्य के 40 जिलों में की जाएगी। देश में अधिक से अधिक किसान खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग कर ज्यादा मुनाफा कमा सके, इसके लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान देती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान योजना का लाभ लेने के लिए 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में SMAM 81 योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। कृषि विभाग लेजर लैंड लेवलर और पोस्ट हॉल डिगर और पोटैटो डिगर, शुगर केन कटर प्लांटर, शुगर केन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनेजर इत्यादि कृषि यंत्रों पर अनुदान देगा। कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए सरकार लाभार्थी किसान को 40% तक का अनुदान देगी। किसान योजना का लाभ लेने के लिए 23 फरवरी 2024 तक विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कर यंत्र के लिए बुकिंग कर सकते हैं। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। किसानों के लिए लाभकारी बनी इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। स्वस्थ धरा खेत हरा की थीम पर आधारित इस योजना से किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कराने में मदद मिल रही है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की जानकारी भी मिल रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसान संतुलित उर्वरकों का आज उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत घट रही है और मृदा की सेहत सुधरने के साथ मुनाफा बढ़ रहा है। किसानों को जगह जगह पर अपने पंचायत स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लैब लगाने का काम किया, ताकि किसान अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति को चेक कराए। कौन कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना बीज चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, कौन सा बीज की उत्पादन ज़्यादा होगा, तो वो हर दृष्टि से किसान को लाभ मिलने का काम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड
वितरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के तहत मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर किसानों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 229.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से पिछले 5 वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 83.31 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए आज देश के किसान न केवल संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बन रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोर मुकुट के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का देश की कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 51% तक पहुंची। साल 2023-24 में एग्री एक्सपोर्ट करीब 27 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है, जिससे 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से कृषि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जिससे कृषि निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987-88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। भारत की कृषि निर्यात में एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत के कृषि निर्यात में एपीडा का योगदान 51% रहा। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपीडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से 15 बड़े प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मुख्यतः ताजे फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है। यह पिछले वर्ष के 102 देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते भारत से रूस तक केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने अधिक निर्यातकों को नए उत्पादों के नए स्थानों तक भेजने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं रूस ने हाल ही में केले सहित भारत से उष्णकटिबंधीय फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। केला रूस का प्रमुख कृषि आयात है और वर्तमान में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से इसका आयात किया जा रहा है। अजय परिहार, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में देविका नदी की कायाकल्प की परियोजना पूरी कर ली गई है। गंगा नदी की बहन मानी जाने वाली देविका नदी स्थानीय समुदायों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखती है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए 2019 में देविका कायाकल्प परियोजना की शुरुआत की थी, जिसे महज 4 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को उत्तर भारत की पहली नदी जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं उधमपुर के निवासी इस परियोजना को देविका नदी के पुनर्जन्म के रूप में देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरणीय कायाकल्प के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आइए सुनते हैं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे और देविका नदी की कायाकल्प की परियोजना के पूरा होने को लेकर क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। देविका नदी में जो सरकारों द्वारा जो काम किए गए हैं उसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं।
जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जो जब हर साल आते हैं, जो अभी 20 तारीख को भी आने वाले हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे आप पहले देख सकते थे, पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था, जंगल कटवा के अभी नया यहाँ पे बैठने की सिटिंग अरेंज की हुई है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे हम कॉलेज से आते हैं, बड़े युवा यहाँ पे बैठते भी हैं। और जो भी अगर यहाँ का जो इन्फ्लुएंसर का काम किया जाता है, या यूट्यूबर्स के लिए कोई शो किया जाता है, उसके लिए स्पेशल ओपन थिएटर वो किया हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस प्लेस है एक देवी का, और वो इसके मतलब जो फंडिंग वगैरह करते हैं, उसके जो हमारा रिलीजियस प्लेस है उसके लिए ये फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो इधर मतलब देखने का भी मन नहीं करता था, इतनी अच्छी नहीं बनी थी जयदेव का, और काफ़ी डरावनी जगह भी होती थी, चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, और बहुत पोल्यूटेड एरिया था ये। तो पहले से तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है इसका, और आने वाले टाइम पे इधर टूरिस्ट भी आएंगे। 10 साल के इस पूरे टेन्योर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी देवक मैया की काया पलटी है, देखने के काबिल है। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पे आप देखिए किस तरह से है, और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती भी देखने को बनती है। देवक की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं देवक मैया के दर्शन करने के लिए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू हो गया। नतीजतन हिमालय रीजन के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मनाली घूमने पहुंचे लोगों ने अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी का मजा लिया। जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने मौसम को और सुहाना कर दिया। झमझमाती बारिश में सड़कों पर आर्मी के जवान भी रेनकोट में पेट्रोलिंग करते नजर आए। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब के किसान गेहूं की फसल में तना छेदक के प्रबंधन के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर ले। पंजाब में सरसों की फसल को सफेद रतुआ से बचाने के लिए रिडोमिल गोल्ड को पानी में मिलाकर छिड़कें। पंजाब के किसान आलू की फसल की सही से निगरानी करें। साथ ही यहां आलू को झुलसा रोग से बचाने के लिए किसान इंडोफिल का छिड़काव कर लें। पंजाब में किसान प्याज को पोषक तत्वों और नमी की कमी से बचाने के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान नाशपाती, आड़ू, बेर और अंगूर जैसे फलों को सर्दी से बचाने के लिए इनकी सिंचाई रोक दें। पंजाब में गन्ने की फसल में जड़ भेदक दिखाई देने पर ऐसे पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हरियाणा के किसान चारे की फसल की बुआई समय से कर लें। हरियाणा में मक्का को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय लौकी, करेला और टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई की जा सकती है। यहाँ भिंडी को रस चूसक कीट से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। हरियाणा में इस समय प्याज की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। हरियाणा में इस समय अंगूर, आम, अमरूद, आंवला और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ गेहूं की खेती कर रहे किसान इनकी बुआई के 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा में सरसों की फसल में पहली सिंचाई करें। वहीं यहाँ सरसों में तना सड़न रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं खास खबर में। प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश संभल एचोड़ा कंबो में बनेगा। विधि विधान से मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। ईडी गठबंधन में बढ़ती दरारों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को चेताया कि वो अफवाहों से सावधान रहें। उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि सीटों पर बात बने बगैर वो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अभी बातचीत चल रही है, जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई की। पुणे में निवे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि 2047 तक हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर कहा कि पहले उन्हें अपने और अपने परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार में एनडीए सभी सीटें जीतेगी। बीजेपी के मेयर पद के इस्तीफे पर चंडीगढ़ के पार्टी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि मेयर ने रविवार की दोपहर को इस्तीफा दे दिया। जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का मेयर हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनकी जयंती के अवसर पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल बजाया और आरती की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव